नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। हम एमए हिंदी विषय से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय पर ये चौथा और अंतिम वीडियो है। 102 प्रश्न इससे पहले मैं करवा चुकी हूँ, तो 103वां प्रश्न आपके सामने है, तो आइए शुरू कर रहे हैं। नासिकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंशाअल्लाह का, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन और सदल मिश्र। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है नासिकेतो उपाख्यान। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन कौन सा है? तो चिंतामणि, यानी सी ऑप्शन सही है, चिंतामणि उनका निबंध संकलन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो बी आंसर इसका सही है, कलकत्ता से। देखिए, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो है उदंत मार्तंड और वो कलकत्ता से निकला। ये मासिक पत्र था और 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो इसके साथ साथ आप इसका सन भी याद कर लीजिए, 2 प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हैं 106 नंबर पे जो प्रश्न है, इनमें से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक के द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन सही होगा। 107वां प्रश्न है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा, ये निबंध किसके द्वारा रचित है? तो ये टी.एस. इलियट, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया निबंध है ये। बच्चन की मधुशाला, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो मधुशाला जो है वो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये इसके बच्चन ने जो मधुशाला, मधु कलश इस तरह लिखा, इसको मधु काव्य कहा गया है। तो मधुशाला का सन पूछा गया है, तो 1935 ईस्वी में लिखा गया है, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस वर्ग का नाट्य है? ये रूप बताना है आपको, अंधेर नगरी क्या है? तो ये एक प्रहसन है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जिसमें हास्य व्यंग होता है, प्रहसन है ये। विपथगा कहानी के लेखक कौन है? विपथगा कहानी अज्ञेय की कहानी है, बी आंसर सही है। 111वां प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए, ये किस विधा की कृति है? ये बताना है कि कौन सी विधा है काव्य साहित्य की ये। तो ये एक उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है ये उपन्यास, डी आंसर फिर ये आपका सही रहेगा। 112वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? तो ए ऑप्शन इसमें सही है, नागफनी का देश। इन चारों में से प्रयोगशील उपन्यास नागफनी का देश है। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के रचयिता हैं, ए ऑप्शन सही है। 114वां प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा उपन्यास आंचलिक है? तो ये सी ऑप्शन पर जो लिखा हुआ बलचन्मा, देखिए ये उपन्यास आंचलिक है। आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा की गई थी। आंचलिक यानी जो किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर लिखे जाते हैं, तो वो हो गए आंचलिक उपन्यास। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, ये ऑप्शन सही है। पंत और पल्लव ये किसकी कृति हैं? तो पंत और पल्लव ये निराला के द्वारा लिखी गई हैं, सी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर बच्चन के द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन में है बच्चन सिंह की रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति शोरशैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? जालपा जो है गबन, प्रेमचंद का उपन्यास है गबन, उसका पात्र है और यह उपन्यास 1931 ईस्वी में लिखा गया था। इसका सन यहाँ पर लिख रही हूँ, 1931 में लिखा गया गबन उपन्यास और जालपा उसी का प्रमुख पात्र है। 120वें नंबर पर है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ए पर लिखा हुआ है सत्य और बी है नारी। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सत्य भी तत्सम शब्द है,
नारी भी तत्सम शब्द है, दोनों तो होंगे ही नहीं। तो इस सी में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा क्या है, तो इसका सही ऑप्शन डी है। हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दूध। ठीक है, तो दूध यहाँ पर तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम होता तो दुग्ध होता। तो डी आंसर इसका सही है। 121वां प्रश्न है, यशपाल की कहानी। यशपाल की कहानी का क्या नाम है? मकरील, बी ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो भक्ति काल की समय सीमा मानी है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, यानी बी ऑप्शन सही है। 123वां प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के रचयिता कौन है? तीसरी कसम ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 124 प्रश्न देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी किस काव्य की पंक्ति है? तो ये सूरदास के द्वारा लिखी गई है। सूरसागर में जो भ्रमर गीत हैं, तो भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं ये ऑप्शन पे लिखा हुआ है भ्रमर गीत। 125वां है आपका बंटी, इसके रचनाकार कौन है? आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें जो, क्योंकि मन्नू भंडारी का उसके पति से, राजेंद्र से, यादव से तलाक हो गया था, और उसके पश्चात यानी एक तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों की कैसी स्थिति होती है, उसके ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है आपका बंटी। 126वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? तो अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे, वो ऑप्शन सही रहेगा। अष्टछाप के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, 1565 ईस्वी में आचार्य विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। वल्लभाचार्य जो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं, उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप बनाया। अष्टछाप यानी 8 कवि, इसमें 8 कवियों को शामिल किया गया। 4 कवि उसके पिता के शिष्य थे, 4 कवि यानी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 कवि विट्ठलनाथ ने अपने शिष्यों को लिया और उन 8 को मिलाकर अपने आशीर्वाद की छाप उनके ऊपर लगाई, इसीलिए उनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। और इन 8 के 8 को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने के लिए लगाया गया। तो अष्टछाप का प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। कब की? 1565 ईस्वी में की। इसमें कितने कवि शामिल थे? 8 कवि शामिल थे। 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। 127वां जो प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? ए ऑप्शन सही है, खड़ी बोली। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है, और उनका सबसे बड़ा योगदान इस युग में हम यही कहेंगे कि उन्होंने काव्य और गद्य की भाषा में एक रूपता लाने का प्रयास किया। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का प्रयास किया। पहले काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य में खड़ी बोली का, तो उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को एक समान बनाया। तो द्विवेदी युग की भाषा कौन सी हो गई? खड़ी बोली। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है। केशव की पुस्तक है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका के ऊपर ही इनको ये कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि दी गई थी। 129वां प्रश्न है, गुंडा कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? गुंडा कहानी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी है गुंडा। 130 पर देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जैसे अभिधा का अभिधेयार्थ यानी वाच्यार्थ, लक्षणा का लक्ष्यार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है व्यंग्यार्थ से। 131वां है, निम्न में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? तो मोहन राकेश का नाटक है पैरों तले जमीन, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो ये नाटक मोहन राकेश का अधूरा रह गया था, पैरों तले जमीन। इनमें से नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो रस सिद्धांत नगेंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बी ऑप्शन
सही हैं। 133 पर देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त भी, राजश्री भी। तो जो सी ऑप्शन पर लिखा गया है पाताल विजय, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया नहीं है। ये पूछा है नहीं है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये उक्ति किस आचार्य की है? तो आचार्य विश्वनाथ ने ये पंक्ति कही थी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो डी आंसर सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का रस कितने होते हैं हमारे? 9। वैसे तो रस 9 होते हैं, लेकिन विद्वानों ने एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस और स्वीकार किया है। उनको भी हम संख्या में मिलाकर 11 इसलिए नहीं बनाते क्योंकि प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। और जो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है रति, और जो भक्ति रस का स्थायी भाव है रति, वो उसी में श्रृंगार में ही आ जाता है। इसीलिए संख्या में हम रसों को 9 ही स्वीकार करते हैं। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव यहाँ पर है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। जैसे निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है? शांत रस का। विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। शोक स्थायी भाव है करुण रस का। ठीक है, तो यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो आपको बी ऑप्शन लगाना है जुगुप्सा। उसके पश्चात है 136 नंबर पर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका निबंध है? ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और ये एक ललित निबंध है। अगर ये पूछे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कौन सा किस प्रकार का निबंध है, तो आप बताएंगे ये एक ललित निबंध है, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नमक का दारोगा, इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी है नमक का दारोगा। बी ऑप्शन सही है। निहार किसका काव्य संग्रह है? निहार महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। डी ऑप्शन सही रहेगा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा ये और यामा, ये महादेवी की रचनाएं हैं। यामा पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है। 139 नंबर पर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने कुल मिलाकर 3 कहानियाँ लिखी हैं। अब तक के जितने प्रश्न हमने पढ़े हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ऊपर 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से याद करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अब तक केवल 3 कहानियाँ लिखी। तीनों कहानियों के नाम हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो है उसने कहा था, उसी के आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली थी। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद का अधूरा रह गया था। बरवई रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो रहीम के आग्रह पर, रहीम के कहने पर तुलसीदास जी ने बरवई रामायण की रचना की थी। रहीम ने लिखा था बरवई नायिका भेद, उसी की तरह ये लिखा गया बरवई रामायण। बरवई छंद है इसमें। 142वां जो प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक। देखिए, हंस पत्रिका के जो संपादक हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र यादव। इसके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, लेकिन 1965 ईस्वी में राजेंद्र यादव इस पत्रिका के संपादक बने थे। और जब राजेंद्र यादव का निधन हुआ 2013 ईस्वी में उनका निधन हुआ, और उसके पश्चात संजय सहाय नाम है, संजय सहाय, वो हंस पत्रिका के संपादक बने। और संगम पांडे इसके कार्यकारी संपादक हैं वर्तमान में, लेकिन यहाँ पर उनमें से किसी का नाम नहीं दिया गया है, राजेंद्र यादव का ही नाम दिया गया है, तो आप राजेंद्र यादव लिखेंगे। हालांकि राजेंद्र यादव की मृत्यु के पश्चात इस पत्रिका के संपादक अब बदल चुके हैं, संजय सहाय इसके संपादक बन चुके हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? प्रेमचंद का जन्म लम्ही गांव में हुआ था, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। निराला की साहित्य साधना, इस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो रामविलास शर्मा ने ये ग्रंथ लिखा है, निराला की साहित्य साधना, और बी ऑप्शन आपका सही है।
कविता क्या है, ये किसका प्रसिद्ध निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है, कविता क्या है। और जो इनके निबंधों का संकलन है चिंतामणि, उसी के अंदर ये निबंध संकलित है। कुकुरमुत्ता ये किसकी कविता है? कुकुरमुत्ता एक प्रगतिशील कविता है और निराला के द्वारा ये कविता लिखी गई है, तो सी ऑप्शन सही है, निराला। 147वां प्रश्न है, जूही की कली ये किसकी कविता है? देखिए जूही की कली भी निराला के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है और बी, और दोनों में ही निराला का नाम नहीं है, तो आप ये अलग से याद कर लीजिए। जूही की कली निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। 148वां प्रश्न है हमारा, इनमें से प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है? हम कई बार प्रश्न को ऐसे पढ़ते हैं और झट से लगा लेते हैं कि प्रसाद की कृति कौन सी है। अब यहाँ पर ये प्रसाद की ही कृति है तीन, तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो झरना, लहर, कामायनी, आंसू ये प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंत की है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, पल्लव जो है प्रसाद की कृति नहीं है। टूटी हुई, बिखरी हुई ये कविता किसकी है? तो ये कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। टूटी हुई, बिखरी हुई शमशेर बहादुर की कविता है, बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो ये चार कवियों के नाम दिए हैं, नरेश मेहता, नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल।